अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिज इंफोटेनमेंट शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अली। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज किसी स्पेशल गेस्ट के साथ होते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ हमें अवेयर करते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही जो है गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम मीर मजहर टालपुर है। आप मीरपुर खास सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। मजीद उनके बारे में जानने के लिए आइए उनकी ज़ुबानी उनका तारुफ सुनते हैं। मीर साहब, आप हमें हमारे नाजरीन को अपना तारुफ, अपने बारे में अपना तारुफ जो है वो बताएंगे। रिजवान, सबसे मुश्किल घड़ी यही होती है कि मेरा तारुफ कोई भी नहीं है। मैं एक बहुत सादा आदमी हूँ और बिल्कुल किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और मैं पुखार से बिलोंग करता हूँ। और मेरा गांव का नाम मीर शेर मोहम्मद टालपुर है, जो लास्ट रूलर्स थे सिंध के, जो चार्ल्स नेपियर से उन्होंने फॉट किया था। और उसी फैमिली से मैं हूँ। और पढ़ा मैं हैदराबाद में हूँ। और सेकेंडरी हाई लेवल तक फिर मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर गया हूँ 81 में। फिर मैं 86 से वहाँ से मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में पास किया। फिर मैं थोड़ा सा लंदन गया। फिर मैं वापस आया। और एक्सीडेंट्स की वजह से मेरे हाथ का भी उस तरह ड्राइंग में ज़रा कमज़ोर है। तो फिर मैं बिजनेस किया। और थोड़ी बहुत जमींदारी है, माँ बाप बाप दादा की, उसी को संभालना है, संभालता हूँ। और सियासी तौर पे मैं शुरू से, मेरे अंकल होते थे मीर अली बख्श टालपुर। वो 71 में MNA थे वीरपुर खास से। और वो फिर अवामी तहरीक के सदर बने 77 में। और मैं 77 में स्कूल में था, कॉलेज में था। तो फिर उन्होंने ज्वाइन कराया अवामी तहरीक को शुरू से। अली साहब और फाजिल साहब और मीर अली बख्श टालपुर, इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी सिंधी शागिर्द तहरीक और अवामी तहरीक, इसमें मैंने काम किया। और टिल 89 में डिसिप्लिन में रहा। और मैं मेंबर सेंट्रल कमेटी रहा SST का, मैं सेंट्रल कमेटी रहा अवामी तहरीक का, मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर रहा MRD का, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहा MRD का। और सेंट्रल कमेटी का मेंबर रहा अवामी नेशनल पार्टी का। और उसके बाद में 93 के बाद थोड़ा सा टिल 2010 और 11 तक सिंध काउंसिल का मेंबर रहा PP का। फिर जब आसिफ साहब आ गए तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो देन आई लेफ्ट पार्टी। और अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। और दिस इज हाउ माय हम्बल बैकग्राउंड। सर, आप इन्वायरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, आप जो इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। अ, आप पाकिस्तान खुसूसन सिंध में इन्वायरमेंटल इश्यूज को किस तरह देखते हैं? डियर, मैं तब शुरू से ही मेरी इत्तेफाक है कि मेरी यतीमी मुझे काम आ गई। और मेरे वालिद फौत हो गए जब मैं 8 साल का था। तो ये जो माल मिल्कियत और पावर होता है, इसके बारे में मेरा रवैया बिल्कुल दूसरा है जिस तरह आज लोगों का है। तो मुझे तो उनका विक्टिम, पावर का और माल मिल्कियत का, दौलत का, तो मेरी उनके तरफ ध्यान नहीं है, उनकी तरफ ज्यादा शौक नहीं है उन चीजों की तरफ। और मैं फिर नेचर के करीब रहा हूँ। कानून कुदरत, और जिसको कानून फितरत कहते हैं। तो मैं सादा जिंदगी गुजारा करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में नेचर में जीरो वेस्ट है। तो मैं जिस तरह जिंदगी गुजारता हूँ उसी तरह। और मेरा ये शुरू से ख्याल है कि इंसान जो है वो एक हद तक तो ठीक है, वो नेचर को काबू करता है अपने सर्वाइवल के लिए। मगर आज हम सर्वाइवल के मामला छोड़ के इंसान उसको फतेह करने चल पड़ा है। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि नेचर ने अपना सिर्फ थोड़ी सी करेक्शन करती है तो हमारा काम उतर जाता है। तो इसी वजह से फिर इत्तेफाक ऐसा है कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें नेचर तो, कुदरत, कानून तो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, इनको कोई इशू ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो उसका इफेक्ट है, मगर हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इत्तेफाक ऐसे है कि 2010 से मैंने एक कंपनी है मैग्नेट टेक्नोलॉजी LLC, जो रशियन टेक्नोलॉजी है, दुबई बेस्ड है। उनके साथ मैंने पाकिस्तान में उनसे एजेंसी ली है। और वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है 100%। और
मैं उस पे काम करता हूँ। और वो पानी पे है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, और वो रेन पे है, वो फॉग पे है, वो डस्ट पे है, थ्रू नेचुरल मीन्स, नो केमिकल, जीरो केमिकल यूटिलाइजेशन। उससे आप क्योंकि उनका बिलीव ये है कि पानी जो है, साइंसदानों का बिलीव ये है कि अब तो हर आदमी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, मगर मैंने ये बात आज से 10 साल पहले कंपनी में इन्वेस्ट की थी, कंपनी ले ली है, आई जस्ट इन्वेस्ट माई मनी आल्सो, माई टाइम आल्सो इन इट। तो उसमें फिर ये हुआ है कि वो उनका ख्याल ये है कि जमीन से पानी लें, क्योंकि पानी मीठा थोड़ा है जो परन चरण के लिए होना चाहिए, और एग्रीकल्चर जमीन के पानी से होना चाहिए जो भले खारा हो, नो इशू। तो और सन से रोशनी लें, एनर्जी सन से लें, और सिस्टम से बाहर निकल के डिपेंडेंट ना करें। तो वो बात आज साबित हो गई है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इतना है कि सबसे बड़ा इफेक्ट है कि आज दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल मुल्क उसको उसको उसकी वजह से भुगत रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां कोलैप्स हो रही हैं, और मुल्क तबाह हो रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं। मस्त ज्यादा इफेक्टिव जो आज वर्ल्ड में है पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, और खुदा की मखलूक सारी, परिंद चरिंद दरख्त सब, वो सारे से ज्यादा इफेक्ट है आज, जो लोग अब समझ रहे हैं। या तो साइंसदानों ने और नोबल लॉरिएट ने तो पहले समझा था, और मैं चूंकि लिव कर रहा था तो मेरा भी यही ख्याल है, और बहुत सारे लोग मेरी तरह लिव करते हैं, जिनको आप पेंडू कहते हैं, जाहिल कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, हमारे जैसे लोग हैं। तो हम अपने सादा लोग हैं, ठीक है, जो आप कहें भले कहें, मगर जिस तरह आज दुनिया में ये है कि जी पैसिफिक गर्म हुआ है, इसी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन डिफरेंट हो गई। अब वो क्लाउड कहाँ हेवी हो जाता है, कहाँ ड्राउट में ट्रांसफर हो जाता है, फिर डैम्स बने, फिर दरियाओं का पानी जो समुद्र में जाता था वो बंद हो गया, और फिर जो फॉरेस्ट थे वो लोगों ने काट दिए, और हुकूमतों की लोगों की प्रायोरिटीज नहीं रही, नेचर से दूर होते गए तो वो काटते गए, गुर्बत के बहाने। बहाना तो नहीं है, गुर्बत गुर्बत बहुत सीरियस चीज है, और बड़ा ऐब है दुनिया में। उसकी वजह से इंसान बहुत कुछ कमजोर हो जाता है और करने में मजबूर हो जाता है। मगर खैर, मगर ये जंगलात का रेशो होता है मुल्कों का, वो खत्म हो गया, तो वो आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया। जंगलात का रेशो नहीं खत्म हुआ, एक्चुअली ऑक्सीजन खत्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स खत्म हुआ, जो आपके सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड लेता था, तो वो खत्म हुआ। उसका फिर इफेक्ट ये है कि आप देख रहे हैं कि फ्लड है और ड्राउट्स हैं, और उसकी वजह से हजारों इंसान और कंस्ट्रक्शन और सारी सारी इंडस्ट्रीज उससे इफेक्ट होती है, सारे लोग इफेक्ट होते हैं। इवन आप कोरोना आज देख लें, तो वो भी एक नेचर का अपने दुरुस्त होने का तरीका है, कैसे नेचर अपने आप को दुरुस्त करती है। यहाँ इंडस में फ्लड आता है, तो वो भी आपको बताता है इंडस के, आपने मुझे कब्जा कर लिया, आपने मुझ पे पुलें बना दी, मुझ पे डैम बना दिया। तो वो जिस वक्त बिफरता है, तो फिर वो किनारे सारे पानी से भर देता है, और तबाही हो जाती है। तो फिर हम कसूर उसको दरिया का देते हैं, या कसूर हम बारिशों का देते हैं। जैसे कराची, दुनिया में शहरों में बारिशें होती है तो हम कसूर बारिशों का देते हैं, हालांकि कसूर हमारा अपना है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, हमने नेचर से दूर होते गए, हम कंक्रीट के जंगल में आज रहते हैं। हमारी जो लिविंग है वो हमारे इस इलाके में जो गर्म इलाका है, और हमारे इलाके में हमने कंक्रीट का जंगल और आयरन और स्टील हमने भर दिया है, तो उसमें अब हम रह नहीं सकते सवाए बिजली के, और बिजली ना हो तो हम उसमें घरों में रह नहीं सकते। तो ये हमारा रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, वो सारा हमारा एंटी नेचर है, कानून फितरत के खिलाफ है। तो उसका हम भुगत रहे हैं मुख्तलिफ शक्लों में, जो आप कहें इकोनॉमिकली भी कहें, आप कहें फिनेंशियली कहें, आप पॉलिटिकली कहें, आप हेल्थ वाइज पब्लिक हेल्थ इश्यूज कहें, वट एवर यू से, उनका सब पे इफेक्ट है। तो मैं चूंकि इसमें मेरा बिलीव है, और मैं इस पे काम भी करता हूँ, तो और मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजीज को आप रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, मगर आप रोक नहीं सकते। तो दुनिया में ये हो रहा है, हमारी कंपनी है दुबई में ये काम कर रही है, रशिया में कर रही है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही है। पाकिस्तान में चूंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं है, इसीलिए खैर देखते हैं क्या होता है। जो है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मन ग्रीन वॉच रिपोर्ट के मुताबिक, कि पाकिस्तान इज द फिफ्थ रैंक्ड मोस्ट अफेक्टेड क्लाइमेट जो है चेंज कंट्री है। और पाकिस्तान में 10,000 लोग इसकी वजह से, हीट वेव की वजह से जो है वो फौत भी हुए हैं गुज़िश्ता 1999 से लेकर 2018 तक। तो क्या समझते हैं, सिंध में जो समुद्री सतह है वो ऊपर जा रहा है, तो जो डेल्टा के कोस्टल बेल्ट के जो लोग हैं उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए,
ये मामला सिंध का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइमेट चेंज, COP26 क्या है? क्लाइमेट चेंज में होता क्या है? टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी होती है। जैसी गर्मी होती है तो आपके बर्फ के जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं। तो वो पिघलते हैं तो वो समुद्र में पानी का इंक्रीज करते हैं। और अभी बहुत बड़ा खतरा है कि आइंदा 10 सालों में जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा समुद्र के अंदर, जो बर्फ की शक्ल में इस वक्त ऊपर है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उस तरफ, अंटार्कटिका में। तो वो जैसे ही बढ़ेगा तो आपके सारे कोस्टल एरिया में पानी जब 1 मीटर बढ़ जाएगा तो आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होता है। एक मीटर क्या और 1 मिलीमीटर क्या, और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे मुल्क चले जाते हैं इसमें, पानी के अंदर चले जाते हैं। जिस तरह मुल्क जमीन निकली पानी से, इस तरह वापस जाने का भी चांस है, जिस द वे वी आर गोइंग। तो एक तो ये है। तो मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में ये इश्यूज नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये पता नहीं हम कहाँ हम मरीख में रहते हैं। हम ये डेटा वेटा हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। हम इसको तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अब शायद दे सकें। अभी कोविड की वजह से इन्होंने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे तो हम आपका डेट खत्म करेंगे। तो ये बात अट्रैक्टिव है। लोग करोड़ 10 करोड़ मर जाए वो इशू नहीं है, और कोई पॉलिसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्रीकल्चर मुल्क है। एग्रीकल्चर तो है ही नेचर पे डिपेंडेंट। तो आज हम देखें, आप 2-4 सालों से आप देखें, हम पल्स दालें मंगा रहे हैं, हम एडिबल ऑयल, सरसों और सूरजमुखी और ये मंगा रहे हैं। अब हम गंदम भी मंगा रहे हैं, हम कॉटन भी मंगा रहे हैं, हम चीनी भी मंगा रहे हैं। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर मुल्क है। और तो आप जो मर्जी कहें, तो हमारे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारी पॉलिसी टोटल अगेंस्ट नेचर है, हमारी पॉलिसी टोटल अगेंस्ट पीपल है, हमारी पॉलिसी टोटल अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट सिंध है पॉलिसी। और उसके जो एग्जीक्यूटिव करने वाले हैं वो भी उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। तो उसका इफेक्ट आप आंखों से देख रहे हैं, मगर मानने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी भी आप दरिया सिंध से, मैं कल गुजरा हूं, आपका हैदराबाद से आप क्रॉस करें दरिया सिंध टुवर्ड्स कराची, तो आपका घुटना डूबेगा नहीं पानी। ये माइटी इंडस है। तो अच्छा, दूसरी तरफ आप जाएं सजावल से आगे, तो आपको समुद्र का खारा पानी नजर आ रहा है। जो इलाके जमीनें थी वो भी पानी में डूब गई। और किसी पाकिस्तान में ये समझ ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि एक पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, मुख्तलिफ अखबारों के एडिशन हैं जो हर सूबे के अलग अलग देती हैं, हर शहरों के अलग अलग देते हैं। तो वो लोगों को पता ही नहीं है कि ये हमारे साझे इश्यूज हैं। जब अच्छा, यही दरिया है इंडस का, जब ऊपर से ज्यादा पानी आता है तो वो पुलें तोड़ देता है। गिलगित में और ऊपर जो काशगर से नीचे सारा इलाका है, वहां वो तबाही कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोगों को और घरों को तबाह कर देता है। और हमें डुबो देता है और हमें सुखा देता है। उसको डुबो रहा है और हमें सुखा रहा है। तो एक अजीब है, वो दरिया वही है। और तारीख में MH पेवर ने लिखा है, हमारा एक बहुत जीनियस आदमी था, उसने लिखा था कि 11 डायनेस्टीज इंडस की वजह से गई है। तो इंडस नहीं है तो फिर पाकिस्तान नहीं है। और इंडस बचेगा कैसे? वो पूरे पाकिस्तान के बचाव में है। आपका गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पोटवार का इलाका ले ले, सराइकी इलाका ले ले, हमारा इलाका ले ले, अब तो पूरा पंजाब भी इंडस पे है क्योंकि लिंक कैनाल्स आ गए हैं। तो आपका पंजाब का आधा भी अभी इंडस पे है। तो इंडस का असर हमने क्या किया तो आप देख रहे हैं। तो उसका इफेक्ट जो है वो भी आप देख रहे हैं कि ठट्ठा जिला, क्या बात है, क्या इसकी तारीख है, क्या लोग हैं, क्या हिस्ट्री है। और मगर आज आप देख लें कि फकीर तरीन लोग इस जिले में रहते हैं। बदीन बहुत आबाद इलाका है, फकीर तरीन हरपार कर। ये दरिया का एक तरफ से आप उसको कह सकते हैं कि ये केटी बंदर है, तो दरिया का मुंह भी है और दरिया का आखिर भी है। ये सब दुनिया से हमारा लिंक भी है। तो आप उसका असर देख लें कि ये इलाका अभी फकीरों का, भिखमंगों का, बीमारों का इलाका है, पूरा सिंध। और उसका इफेक्ट तो पाकिस्तान पे है, मानते नहीं है, मगर है तो है। सिंध तो वर्स्ट है, बलूचिस्तान वर्स्ट है, KPK वर्स्ट है, सराइकी वर्स्ट है। पंजाब थोड़ा बहुत मिडिल क्लास डेवलप हुआ है, वो अभी आप देख लेंगे कि वो भी उनका भी क्या असर होता है। क्योंकि वहां भी अभी आप बारिशें, गंदुम खड़ी है, बारिश हो गई, गंदुम फैक्ट्री हुई। क्योंकि मौसम तो आपके हाथ में रहा ही नहीं ना, मौसम तो चला गया अपने हाथ से। अब मौसम से जो फायदा होना था वो नुकसान हो रहा है। और आपने मशीनरी अडॉप्ट कर ली, तो मशीनरी हमारे पास तो हम एफोर्ड ही नहीं कर सकते। कितने लोग मशीनरी पे जाएंगे? 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, कैसे सारे मशीन में किधर से जाएंगे? तो एनवायरमेंट, जिसको क्लाइमेट चेंज जो मर्जी आप कह दें, मगर ये मेरे हिसाब से ये कुदरत का निजाम है, कानून कुदरत है, कानून फितरत है। और इसी पे जिंदगी है। इसी के बगैर जो जिंदगी है वो जिंदगी नहीं है। और हमने उसको फतह करने के चक्कर में उसको नुकसान किया है। और अब हमारा उसकी तरह अगर जीने की तरफ डायरेक्शन करें
बच्चे कि उस जिंदगी कानून फितरत और कानून कुदरत के तहत गुजारने की तरफ शुरुआत करें एज ए मुल्क, एज ए कौम। तो इस तरह सिंध है, इस सारे इलाका। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों पे बहुत असर पड़ता है, हुकूमत के फैसलों पे असर पड़ता है, हुकूमत की पॉलिसीज पे असर पड़ता है, फिर उसके इम्प्लीमेंट करने वालों पे असर पड़ता है, मगर लोगों पे पड़ता है। जो लोग उसके इफेक्ट ही हैं, उनको उनको ज्यादा शोर करना चाहिए, उनको ज्यादा वजन देना चाहिए, उनको ज्यादा मजबूर करना चाहिए। यदि हमारी जिंदगी 24 घंटे इफेक्ट हो गए, हम हर चीज के बगैर रह सकते हैं मगर मीठे पानी और पेट में रोटी के बगैर नहीं रह सकते। 24 घंटे की हमारी डिमांड। तो अब हमारी पोजीशन ये है कि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि किधर खड़े हैं और किधर जा रहे हैं और कहाँ हमारा असर होगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपना रोल समझता हूँ कि अब जिस तरह मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, तो मेरा ये काम है, मैं समझता हूँ कि उन बच्चों को जिस मुआशरे में भेजना है, उस मुआशरे के लिए भी मेरा एक किरदार है, क्योंकि मैं उनको इंक्यूबेटर में पैदा नहीं कर सकता। इंक्यूबेटर नहीं है। बच्चों को अगर हम वैल्यू समझाते हैं तो वो वैल्यू सामने तो है ही नहीं। सामने तो आपको अंदाजा नहीं है कि क्या है। हम मजाक मजाक में, आपको अंदाजा है, हम मजाक मजाक में माँ बहन को रेप की धमकियां देते हैं। जो गाली है हमारी 90% वो रेप की धमकी है, और मजाक मजाक। और जो फिर ज्यादा ताकतवर हो जाए तो वो तो फिर अमल भी कर जाता है। तो आपको अंदाजा है कि हमारा मुआशरा 50% पॉपुलेशन है, हम घर जाने के काबिल नहीं है। माँ बहन के बारे में हमारा क्या, बेटियों के बारे में क्या रवैया है, बोलते क्या है, करते क्या है, उनको क्या क्या जस्टिफिकेशन देते हैं। तो इस मुआशरे में हम रह रहे हैं, मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि हर इंसान को अपना रोल प्ले करना चाहिए और अपनी से पे बैक करना चाहिए। तो मैं जो पढ़ा हूँ, मैं जो, जी सर। आगे बढ़ते हैं। एक और जो है चीज वो ये है कि ये कहा जाता है सरकारी सतह पे, जो वफाकी हवाले से, कि पाकिस्तान में जो 90% जो हमारा जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है और हम सिर्फ 10% जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको स्टॉप करने के कोई वो नहीं है। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, जबकि जो समंदर को भी पानी चाहिए होता है ताकि क्लाइमेट चेंज में बेहतरी लाने के लिए? सर मैं इसका एक सिंपल इसका आंसर है मेरे पास कि ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे नहीं पता कहां से है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक इंडस पे टेलीमेट्री सिस्टम नहीं लगा। घरों में मीटर लगे हुए, कितना पानी गुजर रहा है तो कितना बिल आएगा। इंडस पे टेलीमेट्री सिस्टम नहीं है जिसमें पता चले कि पानी कितना आ रहा है, पानी कितना जा रहा है, कौन सा सूबा, कौन सा कैनाल, कौन सा क्या ले रहा है, आज नहीं है, ये नहीं पता। ये सब झूठी फिक्रें हैं, एक बात। और ये फिगरों पे काम चल रहा है, झूठी फिगरों। एक दूसरी बात ये कि नेकेड आई से भी आप देख सकते हैं, जब आप मुख्तलिफ वक्तों में किताबें हैं, रिसेंट बुक्स हैं जो इंडस में केटी बंदर से लेकर मुल्तान तक अटक तक गई, किश्तियां में लोग बैठ के गए, वहां से अटक से नीचे आए, बदर अबड़ू आया है, ये इंग्लिश गर्ल थी उसका बुक है, बहुत सारे लोगों का है। तो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो नहीं मान रहे। केटी बंदर 40 में कराची को उधार पैसे देता है, कराची म्यूनिसपालिटी को 50,000 तनख्वाहों के पैसे देता है केटी बंदर म्यूनिसपालिटी। आज केटी बंदर में पक्का घर नहीं है। तो आप मुझे बताएं ना, तो अब किसको मैं कहूं बैठ? तो कहने से कुछ भी नहीं होता। इसी तरह आप तरबेला का था, इंडस पे आप गए, तरबेला को सबने कहा था तरबेला सिल्ट हो जाएगा। इसी तरह लोगों ने भाषा का कहा, वो सिर्फ अभी भी मैं कह रहा हूं भाषा सिल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कद्दू से ऊपर सारा रेत है। तो आप इस कद्दू से ऊपर डैम बनाना था, आप भाषा पे आ रहे हैं, इस कद्दू का टोटल रेत आपके पास आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो मर्जी कर रहे हैं। आप मुझे नहीं समझ आ रही है। डेटा बेसिस पे आप बनाते हो, थ्रेड बनाते हो, इश्यूज बनाते हो। पानी आज हमारे पास स्टोर कब करते हैं? जब आपको एक्सेस हो ना। आप बैंक में पैसे कब सेव करते हो? जब एक्सेस हो ना। फ्रिज में चीज कब रखते हैं? जब आपके पास एक्सेस हो ना। जब हमारे कोटा नहीं पूरा हो रहा, हमारी टेल जो है वो सूख रहा है, हमारा हेड टेल का झगड़ा है, हमारा सूबों का पानी का झगड़ा है, आज तक ऐसा झगड़ा है। तो आप मुझे बताएं ना, कौन सा कानून, कौन सा डेटा हम बैठ के माने? मुझे तो सिर्फ आज यही मसला है कि भाई आप कहते कानून पे चले डेटा। भाई मेरा तो सवाल ही ये है हुकूमत वक्त से, सर कौन सा मुझे कानून बता दें, मुझे बता दें आप जिस पे चले। आप तो किसी में नहीं चलते।
तो मुझे बता दे, मैं चलता हूँ 73 पे चलता हूँ, इरसा पे चलता हूँ, 90 पे चलता हूँ, 81 जो अभी बना है 80 में उस पे चल। आप मुझे बता देना किस पे चलते, मैं तो सब पे चलता हूँ। तो ये डेटा बेटा कुछ भी नहीं है, ये सारा रॉन्ग है, ये सारी जस्टिफिकेशन है। पीने का पानी इशू होना चाहिए, हमारे पास जनरेशन इशू है, जनरेशन के तो 10 तरीके हो सकते हैं, तो ये क्या तरीका है? लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंडस में, सारी सिंध में हमारे पास पीने का पानी खारा है। इंडस के करीब थोड़ा सा इलाका 5 किलोमीटर उस तरफ 5 किलोमीटर मीठा है, पंजाब में मीठा है, 5 दरियाओं की जमीन है, जमीन अब वो खरा हुआ है क्योंकि उन्होंने माइनिंग की है, नुकसान किया उन्होंने बहुत बड़ा, माइनिंग की है पानी को नीचे, और समझते हैं कि ये कुछ बस आसमान से जमीन पड़ा है बस निकल जाएगा, आपने उसको रिचार्ज नहीं होगा तो कहां से मीठा पानी आप निकालेंगे? ऊपर सरफेस पे पानी चाहिए, जो ही जमीन में नीचे जाता है, ये कानून फितरत है। पानी ऊपर होगा, यही जमीन के अंदर जाएगा, यही वापस आप उठाएंगे, तो वही आपका, फिर यही बारिशों का सिलसिला है। बारिशें आएंगी, वो पानी आप बचाएंगे, वो आपके दरख्त होंगे, वो आपके सारा पानी को रोकेंगी। ये जो लैंडस्लाइडिंग होती है, ये जो लोग मरते हैं, क्यों मरते हैं? दरख्त, ये सारा एक सिस्टम है, इको सिस्टम है। तो ये डेटा ही गलत है, ये बात ही गलत है। जो मर्जी कहें, जबरदस्ती है आप करते जाए, जबरदस्ती का तो कोई इलाज नहीं है मेरा ख्याल है। आंखों से आके देखे, मैंने सारी दुनिया को, मैंने तो पंजाब में दोस्तों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनवाइट किया था 100% एक्सप्रेस पेड पे। मैंने कहा आप आए, सारे टिकट में देता हूं आपको, केटी बंदर से लेकर सखर तक आते हैं। सखर में पीने का पानी नहीं है। आप मुझे बताए, दरिया के किनारे बैठे हैं, हैदराबाद में पीने का पानी नहीं है, दरिया के किनारे बैठे हैं। तो आप इसका जो मर्जी आप कहने से तो कुछ नहीं होता। बहुत जबरदस्त। अच्छा मीर साहब, आप जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन जो बता रहे थे पूरे पाकिस्तान में, और पानी के हवाले से भी इश्यूज हैं, पीने का पानी नहीं है, जो है वो भी साफ नहीं है, और सेहत के लिए मुज़र सेहत भी है। और आगे बढ़ते हैं कि आप इनका सोल्यूशन कैसे देखते हैं? जाहिर तौर पे मेरा सोल्यूशन यही है, मैं कहता हूं आज दुनिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमने इनको कहा है मगर ये नहीं मानते, नहीं करते। आई डोंट नो रीजन, उसका उनको पता होगा। आज हम कुदरती तरीके से पाकिस्तान के अपने एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर डेवलप करके पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरिया में बारिशें कर सकते हैं, अपने एग्जैक्ट तरबेला मंगला को भर सकते हैं, हम 1 रुपए का यूनिट बना सकते हैं। मेरा ख्याल 1 से भी कम है, हाइड्रो 1 से भी। वो इंडस सारा साल चल सकता है, सारा साल। जब आपके डैम भरे होंगे तो आपको क्यों पानी रोकेंगे? आप वापस दुनिया में जिस तरह दरियाओं में किश्तियां चलती हैं, कार्गो किश्तियां चलती हैं, जो सस्ता तरीन कार्गो, उसी तरह अमेज़न है, डेन्यू है, दूसरी बड़ी रिवर है, कोलोराडो है, दूसरी बड़ी रिवर है, आपकी मिकोंग है दूसरी। तो खैर, तो उसमें हम चल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, ये चले हैं मेरे साथ, ये दुबई में देख के आए हैं। नेचुरल बारिश होती, बारिश के बाद आपके पास ये, हमारे पास सिंध में ये काचो है, दरिया का पूरा किनारा है, सारे पाकिस्तान में दरिया का किनारा है। आप वहां बारिश के बाद बीज ऊपर से गिराएं, नेचुरल इंडिजिनस प्लांट्स के बीज गिराएं, आपकी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का डिफरेंस कम हो जाएगा। लोग वापस अपने गुजारे में वापस शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पे वो लोग सदियों से गुजारते थे। आपको यही नदी नालों का पानी वापस समुद्र में जाएगा, यही समुद्र ठंडा होगा, यही ऊपर से फिर वापस एक 5 सालों में साइकिल आना है वर्ल्ड का। हम वर्ल्ड सोल्यूशन दे रहे हैं। इसी तरह अगर सिंध ले ले तो हम सिंध का सोल्यूशन देते हैं कि आपको गड्डाफ से लेकर कुत्ते की कबर शहजाद कोट तक अगर आप इस खीरथर रेंज में बारिश कराएं तो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सिंध को फीडिंग कर सकते हैं, सारी इंडस को, किंजर से, मच्छर से, सारी आप फीडिंग कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप उस तरह बलुस्तान वाले हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऊपर करें बारिशें मंगला के कैचमेंट में और तरबेला के कैचमेंट में, तो वो इलाके वापस आबाद हो जाएंगे। और आप बिजली बनाए, पानी बनाए, किश्तियां बनाए, सारा जिंदगी का रोजगार, हमारा मीठा पानी बहाल हो जाएगा, हमारी जमीनें बहाल हो जाएंगी। अभी हमारी जमीनें जो आबाद थी वो गैर आबाद हो रही हैं। अच्छा, बैठ के प्लानर से सोच रहे हैं, वो कहते हैं हमारी इतनी जमीन जो है वो आबाद नहीं है। अरे बाबा, जो आबाद थी वो कितनी कम हुई है उसका देख लो ना, वो क्यों कम हुई? तो मैं यही कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसी तरह यही हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लड को रोक सकती है। फ्लड को इस तरह रोक सकती है कि हम बारिशों को नहीं रोक सकते, बारिश कुदरत का निजाम है, मगर हमारी टेक्नोलॉजी ऊपर इस तरह की एनवायरमेंट नेगेटिव पॉजिटिव आयन की मैनेजमेंट करेगी कि आपकी वो फ्लड का स्प्रेड कर देगी एरिया। तो आपको जो 200 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर 24 घंटे में पड़ने होते हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, वो 50 पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको फ्लड का भी इफेक्ट बच जाएगा। आपके पास ये धुंध का इशू है,
आपका ये फॉग का इशू है, आपके पास ये थंडर स्टॉर्म्स हैं, आपके पास ये डिजर्ट स्टॉर्म्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी नेचुरल अवेलेबल है आज दुनिया में, मगर इसकी तरफ जाना नहीं है। और ये सस्ती है, मैं कहता हूं ये सस्ती है, कोई महंगी नहीं है, मगर उसका फ्री मनी फ्री बैग फ्री मनी बैग गारंटी के साथ देने के लिए तैयार है। मेरी कंपनी कहती है फ्री मनी बैग गारंटी। पहले हम डिवाइस लगाते हैं, आपको दिखाते हैं, 6 महीने के बाद जो हमने कहा वो नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस। अब मुझे इसके अलावा मैं क्या करूं? तो मगर ये इनके इश्यूज नहीं है, इनके इश्यूज क्या है? मसला बढ़ जाए, उसको हल करने के चक्कर में ये पैसे कमाए। फॉर एग्जांपल बिजली कम हो गई, बिजली पैदा हो गई, अभी हमारे पास 50,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है, हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं है, हमने उस पर काम ही नहीं किया। यूनिट हमारा एक्सपेंस हो गया, आपने कोल पे चले गए, आप फर्नेस पे चले गए, आप एलएनजी पे चले गए, आपने पता नहीं किस किस चीज पे चले गए, वो आपके 20 रुपए की कास्ट पड़ रही है, आपने एनवायरमेंट को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, तो आप, और ये बिजली हाइड्रो पे आपकी 1 रुपए में बनती है, आधे 1 रुपए से कम बनती है। आपके कैनाल्स हैं, आपके कैनाल्स में बिजली बनती है, हाकड़ो कैनाल, कुसूर में कैनाल चल रहा है जो पावर जनरेशन करता है, हमारे कैनाल से टरबाइन पैदा कर सकते हैं, लोकली उनकी अरेंजमेंट की जाए। मगर ये हमारे इश्यू ही नहीं है, हमारे हुक्मरानों के ये मसला ही नहीं है। आप इसकी नहीं बात कर रहा, मैं 70 सालों की बात कर रहा हूं। अब तो पीक है, अब तो आसमान है, अब तो सबको पता है कि ये इसने गर्क होना है, जो इसमें से निचोड़ सकते हो, अब तो गिद्ध वाला हिसाब, तो वो निचोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और हमारी हालत आप देख रहे हो दिन ब दिन। अब तो आप देख रहे हैं कि हमारी हालत क्या है। आप किसी जगह गाड़ी खड़ी करें, आप फकीर हैं, लोग फकीर हैं, लोग, हमारी औरतें, माएँ, बहनें छातियों पे धक्के खा रही हैं गार्डों का 2000 रुपए के चक्कर में मुख्तलिफ बैंकों में। हम बड़े गैरती हैं। वो सिंध खत्म है, वो सिंध नहीं है, वो सिंध नहीं है जो पाकिस्तान, वो नहीं है जो हमने बनाया था, वो नहीं है। आप आके वो आज वो वैल्यू सिस्टम नहीं है, आज मनी और पावर का सर्किल है, उसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सारा अचीवेबल है। मीठे पानी के रिजर्व को बचाने के लिए आपको ऊपर मीठा पानी रखना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडिजिनस बीज रखने पड़ेंगे। हमारे पास बीज नहीं है, हमारे, आप अंदाजा तो करें, फूड सिक्योरिटी हमारा अपना बीज ही नहीं है। हम सारे डिपेंडेंट हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के। कल वो बीज बंद कर दें, हम अब भूखे मर जाएंगे, भूखे मर रहे हैं, इनफैक्ट मर रहे हैं। अबाउट 60 बिलो पॉवर्टी रेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। तो आप मुझे बताइए कैसे हुक्मरान रात को सोते हैं? आप और मैं नहीं सो सकते, जब हमें पता हो हमारे पड़ोस में इवन जानवर हम भूखा देख सकते, हम नहीं सो सकते। इंसान की तो बात ही अलग है। मेरे से मेरा खुदा ये और सारी बातें पूछेगा, मगर मुझे पड़ोस वाले का जरूर पूछेगा कि यार तुम्हें इतना खुदा ने मैंने दिया था, तुम एक रोटी उसको नहीं दे सकते? इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। मैंने तो कहा नहीं जी, मैंने बच्चे पाले, मैंने बंगला खरीदा, मैंने कार खरीदा, मैंने तो बैंक बैलेंस बनाया, मैंने तो पता नहीं 7 नस्लों के लिए पैसे बनाए। ओ बाबा, आप तो पावर और मनी के सर्कल में ही रहे। आपने तो हिसाब किताब का टाइम है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो दिस इज हाउ। मेरा कहने का ये है कि आप पानी मीठा, जमीन आबाद, जमीन हमने खराब की ना। आपको अंदाजा है शहरों का, शहर, दरियाओं को, कैनालों को हमने गटर बनाया अपने हाथों से। बड़े बड़े शहरों का पानी हम गटर की शक्ल में दरिया में डाल रहे हैं। और पानी जिंदा है, जिस तरह मैं और आप जिंदा हैं, हम बीमार होते हैं, मरते हैं, इस तरह पानी हमारा, आज हम डेड वाटर इसको कहते हैं। आज साइंटिस्ट 8.9 TDS में हम कहते हैं मीठा पानी। मीठा नहीं है, इसकी TDS आप चेक करें 8.9 है, इसको होना चाहिए 6.5 7.5 के दरमियान TDS, pH लेवल को। आप पता करें ये क्यों है। पानी जिंदा है, पानी मैग्नेटिक मेमोरी रखता है। जो पानी के साथ आप पोल्यूट करते हो फ्रॉम रावी से और लाहौर से लेकर केटी बदर तक, तो आपको उसके अंदर पोल्यूशन कर रहे हैं। अब पानी ने हमारी जमीन खराब की, जमीन ने जमींदार खराब किया, हारी खराब किया। अब हारी जमींदार खराब हुआ, आपके शहर की इकोनॉमी खराब हुई। तो आपका पूरा साइकिल है। और आप एक शॉर्टकट पे लेकर रहे, पतली गली से निकलने के चक्कर में 24 घंटे तो आप देख रहे हैं, आप जो कुछ भी हो रहा है देख रहे हैं। प्लीज। अच्छा मीर साहब, सॉरी टू आपकी बात हम काट रहे हैं। अच्छा, अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया और उसके बाद जो है सदी से ऊपर गुजर गया, और उसकी ये भी वजूहत हैं क्लाइमेट चेंज की, और उसके अलावा जो है हमारे 70 साल जो हुक्मरानी है उसमें भी ये सारी चीजें हैं। अब हमारे पास जो वसाइल मौजूद हैं, या हम इस चीज को बेहतर करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या
हमें हमें कोई पॉलिटिकल विल को दुरुस्त करना पड़ेगा, पॉलिसी को दुरुस्त करना पड़ेगा, या मीर मजहर तालपुर जो है वो खुद इंडिविजुअली या वो अपने टीम के साथ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, हमें लीडरशिप करनी है, हर चीज में लीडरशिप। मेरा जो मसला है उसका हल मैं करूंगा। मेरा मसले का हल वो नहीं करेगा जो इसने मसला मेरे लिए पैदा किया। एक, इसीलिए ये बात मैं कहने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये मानता हूं कि मेरी नस्ल के लोगों ने नुकसान किया। हमारी मसलत पसंदी ने हमारे बच्चों को, आज जो परेशान है, तबाह हैं, उनका मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, हमारी नौजवान नस्ल को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, वो हमारा कमाल है। हमने गलतियां की, हमने मसलत, सबसे बड़ा कसूर हमने किया कि हमने लीड नहीं, हमने ये काम हमारे मुखालिफों पे छोड़ दिया, जिन्होंने हमें नुकसान किया ना, हमने उन्हीं पे छोड़ दिया। तो अब हमें ये खुद करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा। दूसरा हमें, और दूसरी बात यह है कि सब मामला पॉलिटिक्स का है। पॉलिसियां कौन बनाते? इलेक्टेड लोग। आज आपके डिक्टेटर बादशाहों का दौर नहीं है। आपने वोट देना है। वोट किसको देना है? उसको देना है जो आप में से है, जिसके मसले आप जैसे हैं। उसको नहीं देना जिसने मसले पैदा किए। तो आप लीडरशिप करो। मेरा यही कहना है, मैं 2000 से ये कह रहा हूं कि वो सिंध नहीं है जो हम कह रहे हैं, वो किताबों में। और रास्ता हमें लतीफ साईं बता गया। हमारा शायर, जिसको हम शायर कहते हैं, वो हमारा फिलोसोफर था, हमारा हिस्टोरियन था, हमारा विजनरी था, शायरी उसका टूल था। वो सारी बात बता गया कि किरदार क्या होना चाहिए, हल कहां है, औरतों का किरदार क्या होना चाहिए, मर्दों का किरदार क्या होना चाहिए, लीडरशिप कौन होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। वो सारी बातें बता रहा है। मैं तो अब हैरान परेशान होता हूं कि लतीफ साहब कहता है पानी मथे झूपड़ा मूर खूंज मरन, कि पानी के ऊपर मैं रह रहा हूं और प्यासा मर रहा हूं। तो हम रास्ते ढूंढ, रास्ते कुछ भी नहीं है। ये जो भी पॉलिसी अडॉप्ट किया, इसको अनडू करना है, कौन करेगा? हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप कहां से आएगी? गली मोहल्लों से आएगी, जिनका मसला है, लोकल बॉडी से। कोई ये झूठ है, करोड़ों खर्च होते हैं, लाखों खर्च, कोई झूठ है, ये सारा मिथ है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, दुनिया में किए हैं। ये सारा आज का यूथ इसको टेक ओवर कर सकता है। बेस सिर्फ ये है कि उसका लीडरशिप का कैरेक्टर बेस्ड लीडरशिप हो, दो नंबरी ना हो। दो नंबरी को हम रिजल्ट करते हैं, जो कौल और फैल में फर्क रख रहे हैं। फरिश्ता कोई नहीं, मैं भी नहीं, मगर मिनिमम फर्क होना चाहिए। जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। और वो लोग अवेलेबल है। आज भी ये कायनात चल रही है, ये दो नंबरों में नहीं चल रही, ये ठगों पे, बिजलियों पे नहीं चल रही, ये चोरों पे नहीं चल रही। आज भी दुनिया चल रही है, आज भी ऑफिसें चल रही है, घर चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, और नेक और ठीक और बाकिरदार लोगों पे चल रही है। तो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप आनी चाहिए। वो यंग जनरेशन में आएगी, और अभी आएगी। अभी तो दुनिया का ये जो इंटरनेट है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये हम गरीबों के लिए भी आई। इसका तोड़ उन्होंने लगाया कि मीडिया सेल बनाए, ये बनाए, वो बनाए, मगर फिर उस तरफ वापस आ रहे हैं। आज पूरा रीस्ट्रक्चर बदल रहा है। 100 साल गुजर गए। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि महीने का हिसाब किताब होता है, पहली तारीख वाला। जमींदार और कारोबार साल का देखता है, पॉलिटिक्स में टिकट देखा जाता है। इसी तरह कौमों की जिंदगी में 100 साल 75 साल देखे जाते हैं। या कौमें आगे जाती है, या वापस 100 साल पीछे जाती है। आज हम पाकिस्तान और सिंध उस मौके पे आ गए, 40 वाले रेजोल्यूशन पोजिशन। अगर आज हम लीडरशिप करें, आज हम दुनिया के साथ कनेक्ट रहें, आज हम आइसोलेशन खत्म करें, आज हम क्लोज टू नेचर रहें, और आज हम अपने मसाइल को हल करने का जिम्मा खुद उठाएं, और हम बटे ना। औरतों का अलग मसला, शागिर्दों का अलग मसला, नौकरी वालों का अलग मसला, स्कूल के टीचरों का अलग मसला, रेलवे का अलग मसला, पीआईए का अलग मसला, पीने का, ये अलग मसले नहीं है, ये सारे एक मसले। और ये एक मसला अब हम अलग अलग उसको हल कर रहे हैं। तो क्यों हमें ये बताया गया अलग, आप अलग अलग? पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक, बाबा इकोनॉमी ही पॉलिटिक्स है। हमें तो ये पता पड़ा है, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि सियासत सिर्फ उसी को कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे झगड़ा, गुजर के वसीलों को, झगड़े को ही सियासत कहा जाता है। अभी ये 50 डेफिनेशन लेके आ गए कि इकोनॉमी अलग है, साइंस अलग है, एजुकेशन अलग है, हेल्थ अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, डिफेंस अलग है। अरे बाबा, ये सारा मामला ही सियासी है। और सियासी, हमारे पास आप देख लें कि सियासी लीडरशिप पोजीशन, पॉलिटिकल पार्टी पोजीशन, और ये जो भी है, मेरे हिसाब से ये जानबूझ के, मैं नहीं मानता
कि ये प्रो पीपल लोग हैं, किसी भी लेवल पे इनके लोग हैं, इनके लीडर हैं, इनके पेरोल पे लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आज हमें इस हालत पे खड़ा किया है, और इन्हीं से जान छुड़ानी है और इन्हीं को औरतों को हिस्सा देना है। नौजवान, आज मैं पूछता हूं लोगों से कि आज मेरा बच्चा, मेरी बेटी 90% नंबर उठा ले, मेरिट पे दाखिला है, हो ही सकता। पहले कहते थे ये सरकारी में जगह पे आपका डिग्री होती है, फिर आपको कनेक्शन चलता है। मैं कहता हूं प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कनेक्शन चलता है। मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूं, मैं दुनिया की 2 बहुत टॉप की कंपनियों का पाकिस्तान में एजेंसी हूं, जनरल पार्टनर हूं, 2 दुनिया की टॉप कंपनियों का। मैं फार्मिंग करता हूं, मुझे पता है फार्मिंग क्या है, मैं जमीन से जुड़ा हूं। मेरे साथ चिड़िया, परिंदे, जीत, केड़ी, सारे लोग बात करते हैं, पक्षी पखड़ मेरे से बात करते हैं, जमीन मेरे से बात करती है, तो मुझे पता है, मैं कारोबार करता हूं। मगर अब कर्जे पे चलने वाले लोग हैं। अब कर्जे देने वाले ने मुझे कहा है कि यार क्लाइमेट चेंज वाला प्रोजेक्ट बनाओ, तो मैं वो बनाऊंगा। अभी हम खुश हैं, दुनिया में 0% पे है, आज हम 6-7% पे खुश है कर्जा लेके। अक्ल है कोई? अगले साल 27 अरब रुपए इनको कर्जे में किस्त देनी होगी, 1 साल में कहां से देंगे? अजीब, मतलब समझ ही नहीं आ रही चीजों की। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है, बहुत शदीद खराब वक्त आने वाला है। इसको कोई इलाज नहीं है सवाए हमारी अपनी लीडरशिप करने के लिए। यूथ लीडरशिप करें, हर फील्ड में करें, टीचर करें, डॉक्टर करें, इंजीनियर करें, जो भी है, और वो कलेक्टिव करें, वो एक दूसरे से जुड़े। सिंध वाले पाकिस्तान से जुड़े, पाकिस्तान वाले दुनिया से जुड़े, साउथ एशिया सारे जुड़े। आज दुनिया का युद्ध साथ है। आप बर्मा में देख रहे हो, आप चाइना में देख रहे हो, आप वेनेजुएला में देख रहे हो, आप पेरिस में येलो वेस्ट मूवमेंट क्या है, आप जर्मनी आप देख रहे हैं। और दुनिया में हुक्मरान क्लास क्या कर रही है? CDU जर्मनी में और सोशल डेमोक्रेट पार्टी मिलकर हुकूमत बना रही है ग्रीन्स के खिलाफ। 50 साल उन्होंने 2 अलग पार्टियां थी, एक सोशल डेमोक्रेट है और एक क्रिश्चियन डेमोक्रेट। आज वो ग्रीन पार्टी के अगेंस्ट दोनों मिलकर हुकूमत बना रही है। डेमोक्रेट रिपब्लिकन में फर्क ही नजर है। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियों का फर्क ही खत्म हो गया। कौन सी पार्टी क्या है, फर्क ही खत्म नहीं, मंशूर किसी का फर्क। तो मैं कह रहा हूं इसका हल सिर्फ लीडरशिप है, और वो यंग लीडरशिप है। हमारे जैसे लोग फैसिलिटेटर हो सकते हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने धक्के खाए हैं, और हम आपके जिस तरह माँ बाप बच्चों के फैसिलिटेटर हो सकते हैं, उनका कैरियर बनाने, उनकी जिंदगी आसान करने में, उनको एडवाइस करने में, उनके साथ चलने में, उनके आगे मदद करने में, हम सिर्फ आज ये रोल प्ले कर सकते हैं। और हमें नौजवानों को आगे लाना है, उनकी मदद करनी है, उनको बताना है, उन खड्डों से भी और उन बागों से भी, आगे ये बाग है और ये खड्डा। तो मेरा ये कहना है, मैं इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ वक्तों में, हर वक्त मैं अवेलेबल हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। और मेरा मसला गाड़ी, बंगला, कार और ये नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, उसको अगर मैं माशरे में ट्रांसफर नहीं करूंगा तो यही असर होगा कि हम आगे हर एक को एक दूसरे को गालियां दे रहा हूँ कि उसने ये किया, उसने किया, और मेरा कुछ कोई नहीं है, क्योंकि मैंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं। प्लीज। बहुत ज़बरदस्त आपने जो है मसाइल के हल बताए, और आपने बताया कि ये पॉलिटिकल है, और इसके पीछे हर जो इशू है वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो हेल्थ के साथ, एजुकेशन के साथ, या कोई भी मसला हो, वो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल पॉलिसी को बेहतर करनी चाहिए। और आपने कहा कि जो यूथ लीडरशिप है उसको जो है हमें एम्पावर करना होगा, उनकी जो है स्किल डेवलपमेंट करनी होगी पॉलिटिकली, ताकि वो आगे जाकर वो बेहतर नमूने से काम कर सकें। अच्छा मीर साहब, आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नौजवान और देखने वालों को जो आपको देख रहे हैं, कोई ऐसा पैगाम? यार मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने कॉल और फेल में मिनिमम, कम से कम फर्क। आप हुसैन के साथ हो, हमारे माशरे का मसला ये है कि हम एक ही वक्त में हुसैन के साथ भी है, यजीद के साथ, यही सबसे बड़ा। हाँ, मैं यजीद के साथ हूं तो मैं कहूं कि बाबा हुकूमत वक्त है, मेरा मजबूरी है, मैं इसकी ये 100 दलील है, मैं इसके साथ हूं, कोई मसला नहीं है। मगर ये नहीं है कि आप भी ठीक हैं और आप भी गलत नहीं है। इसने हमें यहां पहुंचाया, इसने हमें कौल और यजीद के साथ हैं तो यजीद के साथ रहे, हुसैन के साथ हैं तो हुसैन के साथ रहे, हक के साथ। आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, हमारे आइडियल लोग को देखना पड़ेगा, जो आइडियल आइकॉन्स हैं, ये जाली नहीं, ये जो ओरिजिनल थे,
पढ़े हुए थे, जो सिंगिंग में थे, जो जो हर जगह हर फील्ड में हमारे आइडियल लोग पढ़े हुए, और वो हम इंडस के लोग हैं साईं, हम इंडस इंडस सिविलाइजेशन है। इंडस कोई एक पाकिस्तान से इसका कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान से पहले भी था और पाकिस्तान के बाद भी होगा। आप जाएं इजिप्ट, वहां वो लिखता है कि इंडस से कपड़ा आया था जिसमें मम्मी में लपेटा हुआ है फरोह, इंडस इंडस क्लॉथ। तो मेरा कहने का अर्ज ये है कि हम इंडस के लोग हैं, हम फ्रॉम काशगर टू केटी बंदर, हम सारे एक हैं, हमारे मसले साझे हैं। हम अपनी गलतियों को माने और मसरतें छोड़ें और कोशिश करें कि जो हक मेरा है वो दूसरे का कबूल करें, और अपनी औरतों, अपनी बच्चियों को हम अपने बराबर समझें, उनको वो हक दे जो मुझे हक है, वही हक उनको है। और हम अपने बेटों की तरबियत करें, बेटियों की तरबियत बाद में करें, बेटों की तरबियत करें। मर्दों का मामला है, आंखों का, मर्दों का मसला है। आज हमारी सोसाइटी को एक लिवेबल सोसाइटी बनाएं जिसमें जी सके। एक पौधा है, उसको भी अगर आपको एनवायरमेंट धूप में और साए में और हवा में नहीं रखेंगे वो मर जाता है। हम इंसान हैं। तो मेरा सबके साथ, सबको जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम की दोस्तों, पहले तो मैं आपकी मेहरबानी मानूंगा कि आपने मुझे से फकीर आदमी को इस अपने चैनल पे लिया। मैं तो फकीर आदमी हूँ, इधर उधर धक्के खाता रहता हूँ, और मुझे आपने लिया। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लीडरशिप करो, कॉल और फेल में मिनिमम फर्क करो, और क्लोज टू नेचर जाओ, बैक टू होम, पीछे जाओ, वापस नेचर के करीब रहने की तरफ जाओ। अपने घर इस तरह बनाओ, अपने कपड़े इस तरह पहने, अपनी जिंदगी सादी गुजारें, आपके पैसे कम खर्च होंगे, आप वापस बैक टू नेचर जाए, बैक टू होम, पीछे जाए वापस। इसी में भला है, इसी में बचेंगे। आज हमारा तरक्की का पीरियड नहीं है, आज हमारा सर्वाइवल का मामला। तरक्की का बाद में देखेंगे, अभी सर्वाइवल का मामला है। और सर्वाइवल कानून फितरत, कानून कुदरत में, और आपकी जात में, और आपके किरदार में, और कहीं नहीं है। कैरेक्टर इज अ मेजर थिंग। कैरेक्टर बड़ा है, न बड़ा बेटा बड़ा है, न बड़ी कद बड़ी है, न बड़ी गाड़ी बड़ी है, न बड़ा ओहदा बड़ा, किरदार बड़ा। ये मेरा पैगाम है, जो भी दोस्त इसको ले ले, बड़ी मेहरबानी। खुदा आपको खुदा आपको आबाद। वंस अगेन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं अमित साहब, आप हमारे जो है प्रोग्राम में शरीक हुए और आपने अपने तजुर्बे के बुनियाद पे हमें बहुत अच्छी बातें बताई, स्पेशली इन्वायरमेंट और उसके जो है इश्यूज और चैलेंजेस सॉल्यूशंस के हवाले से आपने बातें बताई। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, इजाज़त लेंगे। हमारे गेस्ट मीर मजहर टालपुर को इजाज़त देंगे, और जो है हमारे जो ये कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, और मीर साहब से भी आप जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक आईडी पे उनका लिंक भी मौजूद रहेगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।